एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी को पता है कि हम चैप्टर 2 कर रहे हैं और हम चैप्टर 2 को ख़त्म करने के बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। एक वीडियो बस और बची है इसके बाद। उसके बाद आप अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट। आई होप अभी तक आप जो वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप प्लीज प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिए करिए। ओके, नाउ आज हम पढ़ेंगे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल। हमने पिछली क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, उससे पिछली क्लास में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हमें समझ में आ गया ये होते तो हैं, क्या होते हैं ये हमें पता चल गया, पर ये हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो हेल्पफुल, जो इम्पोर्टेंस बताई गई है ना, ये आपकी बुक में 2-3 एक्टिविटीज के थ्रू बताई गई है। तो वैसे आप जब बुक देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, शेल वी स्टार्ट नाउ। ओके, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। देखो, माइक्रोब से हम पहली बात तो कनेक्टेड कैसे हैं ये देखते हैं। ओके, हाउ, अच्छा एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं आपको कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी प्लस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें इस वीडियो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स में, क्योंकि ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस के बारे में है, राइट। तो आप इसको पहली बात तो आप बहुत ध्यान से और पेशेंटली सुनिएगा, और आपको कुछ समझ नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ हैव यू एवर सीन अ लेमन, टमाटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम। ओके, रॉट मीन्स, जिसको नहीं पता है, रॉट मीन्स सड़ जाना होता है, कोई भी चीज स्पॉइल हो जाती है बेसिकली वो। ओके, कभी भी आपने देखा होगा फ्रिज में, ऑब्वियस सी बात है सबके में, सारे मतलब नॉर्मली जो घर होते हैं उनके घर में फ्रिज, जो फ्रीजर्स होते हैं, वो सॉरी फ्रिज जो होते हैं उसमें लेमन होता है, तो वो लेमन जो सड़ जाते हैं, ठीक है। टमाटोज भी आपने देखे होंगे वो सड़ जाते हैं, ऑरेंजेस भी देखे होंगे। तो बेसिकली ये थोड़े जब सड़ते हैं, बेसिकली रॉट होते हैं जब ये, तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। आपने कभी देखा है, मतलब बाहर छोड़ दो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और आप सोच पा रहे होंगे कि जब वो सड़ जाते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, कलर चेंज होता है, लेमन में, टमाटो में भी होता है, ऑरेंजेस भी होता है, थोड़े थोड़े डार्क हो जाते हैं ये अपने शेड से। ओके, या फिर आपने कभी देखा है कुछ, मतलब आपने कभी देखा है उन सरफेसेस पे या फिर उन चीजों पे कुछ कॉटन वाइट पाउडरी लेयर आ जाती है। अच्छा, आपने अगर जो भी इंडियन हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली सब करते होंगे, तो आपने जरूर से देखा होगा कि जो अचार होता है, अगर वो हम यूज ना करें बहुत टाइम तक, तो वो उसको, उसका बॉक्स होता है ना, तो वो पूरा का पूरा वाइट हो जाता है बेसिकली। फिर उसको जो मम्मियाँ होती है वो क्या बोलती हैं कि अब इसे नहीं खाना है क्योंकि अब ये रॉट हो गया है, स्पॉइल हो गया है। तो उसमें वो खराब कैसे पता चलता है, उस पे ना एक पाउडरी कॉटन लाइक ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। पहले तो वो देखने में बहुत फैसिनेटिंग सा लगता था, वाओ, ऐसा स्नोफॉल जैसा। पर जब हमें पता चल चुका है कि वो गंदी चीज होती है, वो अब हम उस अचार को नहीं खा सकते, तो वो पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, अभी कैसे हो रहा है। क्योंकि वो जो खाना है, कौन कौन सा, पिकल की बात करी हमने, लेमन की बात करी, टमाटो की बात करी, ऑरेंजेस की बात करी, ये खाना, ये सारा खाना इन्फेक्ट हो गया है किससे, माइक्रोब से। किससे इन्फेक्ट हो गया, माइक्रोब से। हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, यू आर इन्फेक्टेड विद वायरस। आपको किससे इन्फेक्शन हुआ है, वायरस से। ओके, तो वैसे ही जो हमारा खाना होता है जो रॉट हो जाता है, वो किससे इन्फेक्टेड होता है, माइक्रोब से इन्फेक्टेड होता है। पर ये माइक्रोब्स खाने के पास कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चन होगा। तो ये दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बिल्कुल क्लियर, मतलब ये बिल्कुल ट्रू लाइन है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चे, ये वो हमें हर जगह मिलते हैं, मतलब हर जगह। मतलब आप कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ सकते जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिले, अनटिल एंड अनलेस वो कोई स्पेशलाइज्ड प्लेस हो, मतलब जहाँ पे केमिकल्स और टेक्निक्स यूज करी हो। अदरवाइज आपको हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, कि चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो, एयर हो, या फिर खाने के सामान में भी। अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मूविंग ऑन। देखो, अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। आप ये याद रखना, जहां जहाँ पे ये स्टार वाला मार्क आ रहा है ना, वो बेसिकली इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमने पढ़ा था, जो पिछली टेबल थी ना, उसमें हमने पढ़ा था कितने कितने
टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे हमने, प्रोटोजोआ, फंजाई, मोल्डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे और सबकी शेप देखी तो कितनी कितनी डिफरेंट शेप थी। तो ये क्वेश्चन यही पूछता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने डाइवर्स हैं, तो ये क्या हम हमारी डेली लाइफ में इनकी डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज, की प्लेयर इन द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादातर सब लोग क्या समझते हैं कि गंदे चीज, बैक्टीरिया, हम ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं होते हैं। तो इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्लीन करने में भी बहुत काम आते हैं। जिन्होंने ये सेंटेंस पहली बार सुना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए काम आते हैं, तो वो आगे समझेंगे कि बहुत मतलब अच्छी बात है ये। तो देखो क्या है, ये एक्टिविटी है। अब एक, जैसे कि आप मान लो आपने ये एक्टिविटी कर भी सकते हैं वैसे तो, आप एक कंटेनर लीजिए, उसमें ना जो जैसे आपने देखा होगा जो भी किचन, मतलब किचन से जितना भी वेस्ट निकलता है, किचन का वेस्ट कैसा, जितने भी पील होते हैं, बेसिकली जितने भी फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं वो किचन का वेस्ट होता है। तो वो किचन के वेस्ट को आप कलेक्ट कीजिए और उसको एक कंटेनर में रखिए, उसके बाद सॉइल की लेयर लगा दीजिए, उसके बाद फिर से वही पील्स रखिए। तो बेसिकली ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 तो मैंने भी एक्टिविटी करी हुई थी। तो मैंने ये एक्टिविटी किससे करी थी, बेसिकली उस टाइम पे जो मटर के दाने, वो सॉरी मटर के जो छिक्कल होते थे ना, उससे करी थी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इजीली किचन में। तो आपको एक कंटेनर लेना है और उसमें है ना ऐसे जो पील्स होते हैं वो रखने हैं और ऊपर से फिर सॉइल की एक लेयर लगा देनी है उस कंटेनर में। अब 2-3 वीक्स बाद आप देखेंगे कि वो जो पूरा का पूरा कंटेनर है, पहली बात तो वो स्मेली हो जाएगा, ये बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद जो आप वो कंटेनर देखेंगे ना, उसमें ना डार्क कलर हो जाएगा, मतलब ब्लैक हो जाएगा वो। मान लो आपने बहुत सारी कलरफुल सब्जियों के छिक्कल भी डाले हैं, फॉर एग्जांपल आपने बनाना डाला है, बनाना के बेसिकली छिक्कल डाला है, बनाना मत डाल दीजिएगा, बनाना डाला है, टमेटो प्याज डाला है और पीस डाला है, तो वो बहुत कलरफुल दिखेगा एट दैट टाइम। बट आफ्टर 2-3 वीक्स आपको वो जो कंटेनर है जब आप उसे खोलेंगे तो उसे वो डार्क कलर का हो जाएगा। अब वो डार्क कलर का क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मेन्योर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसका फॉर्मेशन होगा, वहां मेन्योर का फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और वो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब जो आपने वो कंटेनर में बनाया है ना, तो बेसिकली वो मेन्योर बन गया है। अब वो मेन्योर किस काम में आता है, अब मान लो आप कोई भी प्लांट ग्रो करो, तो जब आप प्लांट के साथ मिट्टी डालोगे ना, सीड डालोगे फिर मिट्टी डालोगे, तो आप उस अगर मेन्योर को भी डाल दोगे जो आपने खुद ने बनाया है, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। आई बात समझ में? या फिर जो ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं आपके घर में बाहर, उनमें उसमें आप वो मेन्योर डाल दो, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो अब आप लोगों ने ये बात समझी, तो अब आप अपने अपने घर में कहना कि ये जो किचन का वेस्ट जो होता है ना, उसे इंस्टेड ऑफ अ गार्बेज में फेंक दो। आप क्या करो, उसका मेन्योर बना लो। ओके, तो द चेंज हैपेंस बिकॉज सॉइल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्यों, ये जो डार्क कलर का चेंज है ये क्यों हुआ, क्योंकि सॉइल में क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। कौन से, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फंजाई हो गया, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में थे, सॉइल में थे। ठीक है, ओके नाउ, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं प्लांट का, किसमें, प्लांट वेस्ट इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस। प्लांट वेस्ट जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में होते हैं, ये जो प्लांट वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट क्या था, जो हमने छिलके डाले हुए थे, ये जो प्लांट वेस्ट था इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको ही बोलते हैं डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन
plant waste into simpler nutrients by microorganisms. This process is known as decomposition. Decomposition क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहली बात तो डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम प्लांट वेस्ट को सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दें, और ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं. इसको हम बोलते थे डिकम्पोजिशन. अब ये डिकम्पोजिशन के टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिटर्न टू द सॉइल, जो हमने छिलके डाले होंगे ना उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जब हम वापस से वो मैन्योर को सॉइल में डाल देंगे तो वो जो छिलके के न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सॉइल में चले जाएंगे और इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. आपने कभी देखा होगा कि गार्डनर्स जो होते हैं या फिर ग्राउंड में आपने कभी देखा होगा ऐसे पिट बने होते हैं, पिट यानी खड्डे बने होते हैं और उनमें सूखी सूखी लीव्स पड़ी रहती हैं. जब हम छोटे थे ना तो बहुत ज्यादा मतलब अमेज्ड हो जाते थे ये चीज देख के, और फिर कभी कभी आप उन पिट में पैर रखते हैं ताकि वो सूखी लीव्स की आवाज आए. आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो वो ड्राई लीव्स क्यों पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो ड्राई लीव्स में भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट होता है, और फिर वो जो पिट होता है वो ऑब्वियसली बात है 2-3 हफ्ते तक तो कोई नहीं खत्म करने वाला है उसे, तो वहां पे वो नेचुरल मैन्योर बन जाता है, उसमें कुछ किसी को भी कुछ भी करना नहीं पड़ता है. तो डिकम्पोजिशन वर्क बेस्ट अंडर प्रॉपर कंडीशन, स्पेशली ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ये ऑब्वियसली बात है कि डिकम्पोजिशन ना मतलब ऑप्टिमल परफेक्ट टेम्परेचर और मॉइस्चर पे बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा. ओके, नाउ मूविंग ऑन. एक आपके जो पिंक बॉक्सेस होते हैं ना उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो आप अगर शॉर्ट टाइम है तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, क्या पता एग्जाम में आ भी सकते हैं वो. पर अगर आप अभी तो स्टार्टिंग ही है क्योंकि, तो ये वाली जो पॉइंट्स होते हैं ना आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा. तो जैसे हम बताते हैं यहाँ पे बायोगैस का एक आपको वहाँ पे बॉक्स में दिया गया है. तो बायोगैस क्या होता है आप समझते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया होता है. तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके पास एक अलग से स्पेशल पावर होती है, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि ये जो प्लांट का वेस्ट होता है, ठीक है, और जो एनिमल का वेस्ट होता है या जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर होता है, इसको किस में प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस में प्रोड्यूस कर देते हैं. किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब इन सबका ब्रेक डाउन करते हैं. किसका, प्लांट वेस्ट का. प्लांट वेस्ट क्या होगा बेटा, ये जो छिक्कल है हमारे ड्राई लीव्स हैं ये प्लांट वेस्ट हो गया. एनिमल वेस्ट क्या होगा, काउ डंग हो गया, ये एनिमल वेस्ट होता है. हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, ये आप सबको पता है क्या होता है. तो ये सारी चीजों को मिला के इनका ब्रेक डाउन करना कौन करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और वो ब्रेक डाउन करके क्या बना देते हैं, बायोगैस बना देते हैं. अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें बायोगैस बनती है. अब बायोगैस होता क्या है, ये एक मिक्सचर होता है किसका, जिसमें ज्यादातर मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है. आई होप कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता होगा, CO2. ओके, मीथेन होता है, अभी आपको पता नहीं होगा, आई डोंट नो, CH3 होता है मीथेन, आप बस इतना याद रख लो. सॉरी, CH4 होता है मीथेन. ठीक है, आप बस इतना याद रख लो कि मीथेन क्या होता है, CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड आप सबको पता है. एक बार फिर से हम बता देते हैं बायोगैस क्या होता है. बायोगैस जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो उस ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस में एक गैस निकलती है जिसे हम बायोगैस बोल देते हैं, और वो किसकी बनी होती है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की. अभी बायोगैस काम कहाँ आती है, तो बच्चे बायोगैस कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग व्हीकल्स, इन सब में बहुत ज्यादा काम आती है. बेसिकली बायोगैस के बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं ना वहां पे बायोगैस के बहुत प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें काम आती हैं. ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी. अब एक और फैक्ट है. ओके, ये टी यहाँ पे चला गया फैक्ट का, बट इट्स ओके. ये एक और फैक्ट है. ओके, कहाँ गया, आनंदा मोहन चक्रवर्ती जो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं विद रिस्पेक्ट, 1938 से 2020 वाज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरिया. एक आनंदा मोहन चक्रवर्ती सर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में पढ़ाई करी, बैक्टीरिया के बारे में. बच्चे आप देख रहे हैं कि हम जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि इतना इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, वो हम लाइक सीरियसली हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, और लोगों ने उसके बारे में पूरी पूरी स्टडी करी है. अपने जो लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो उतने छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिए हैं. तो ये बहुत लाइक बहुत ही ज्यादा वैसी बात है ना.
appreciable. Okay, he developed a special bacterium that could break down oil spills. इन्होंने अपने मतलब अपने खुद से ही बैक्टीरिया बनाया, ठीक है, बैक्टीरिया बनाया जो कि ऑयल स्पिल्स का ब्रेक डाउन करता है। ऑयल स्पिल्स क्या होती हैं? ये एक ऐसी ऑयल की मशीन वो होती हैं स्पिल्स जो कि हम एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती हैं, वाटर में मिक्स होके या कैसे भी है एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती हैं। तो इन्होंने उसका ब्रेक डाउन करने के लिए एक बैक्टीरिया बनाया जिससे ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। तो उनकी जो डिस्कवरी थी ना उसे पेटेंट मिला हुआ था। पेटेंट क्या होता है? हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। 1980 में पेटेंट मिला हुआ था। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक आपने सुना होगा, पेटेंट एक कॉपीराइट होता है given to a person so that no one else can copy, use और sell his her invention without permission। पेटेंट एक कॉपीराइट होता है कि कोई ना किसी की मतलब जो उनका आविष्कार करी हुई चीज है, उनकी तरफ से वो बनाई गई चीज है, उसे कोई और यूज ना करे, कॉपी ना करे, उनके बिहाफ पे कोई और सॉरी उनकी जगह कोई और उन्हें सेल ना करे उस चीज को, ठीक है। इसलिए पेटेंट बनाया जाता है बिना उनकी परमिशन के। जैसे सॉन्ग्स में भी होता है ना कॉपीराइट आता है, अगर हम किसी के सॉन्ग्स यूज कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग तो टैटू का भी पेटेंट कराते हैं, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें, तो पेटेंट इनके ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने इतनी बड़ी स्टडी करी है बैक्टीरिया के ऊपर, इतना मतलब बैक्टीरिया ऐसा बनाया जो ऑयल्स जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाने से बचाएगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए इनके इसको जो इनका जो स्टडी थी और जो बैक्टीरिया था उसे पेटेंट मिला हुआ है। इज दैट क्लियर? ये भी छोटा सा एक फैक्ट था। ओके, नाउ अब हम अपने उस पे आते हैं। ओके, अब दूसरा है माइक्रो। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें प्लांट्स और नेचर में कैसे हेल्प करते हैं। अब फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कनेक्टेड है वो देखते हैं। दो एक्टिविटी आएंगे, आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको करना है, आपके पास चीजें अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पे ही जो वो होगा कंक्लूजन होगा वो आपको समझ लेना है, समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे 2 बाउल्स लेनी है जिसमें एक में मतलब 2 बोल्स लेने हैं जिसमें फ्लावर होगा। फ्लावर क्या होता है? आटा होता है। इट कैन बी मैदा, इट कैन बी व्हीट, मतलब किसी का भी आटा हो सकता है वो। जिसमें आपको एक बोल लेना है जिसमें आपको ईस्ट डालना है, और एक बी बोल लेना है जिसमें आपको ईस्ट नहीं डालना है। आपको उन दोनों को नीड कर लेना है। नीड मतलब गूंदते हैं ना आटा, वो कर लेना है। और किससे? गर्म पानी, वार्म वाटर से, और थोड़ी सी उसमें क्या डालनी है? शुगर डालनी है। और फिर हमें उसको वार्म प्लेस पर बेसिकली मतलब ढक के कवर करके रख देना है। कुछ आवर्स बाद आप देखेंगे a dough in a bowl A rises, becomes soft and fluffy, develops a different smell, while bowl B show little or no change। बोल ए में हमने ईस्ट डाला तो कुछ देर बाद हमें क्या देखने को मिला? वो जो डो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है, कुछ डिफरेंट उसमें स्मेल आ रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बोल बी में हमने ईस्ट नहीं डाला था तो उसमें कोई भी चेंज देखने को हमें नहीं मिला है, ना के बराबर चेंज देखने को मिला है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि ईस्ट जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब आपको ध्यान होगा, मतलब आपको डाउट होगा कि ईस्ट क्या होता है जो हमने डाला है बोल में। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो किससे बना होता है? बेसिकली फंगस होता है वो एक। अब कोई बोलेगा फंगस खाने में डल रहा है, तो बेटा फंगस बेसिकली हमने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? तो फंगस है बेसिकली एक दैट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशंस। अब क्या होता है, जो ईस्ट डाला है हमने, जो एक टाइप का फंगस है जो कि वार्म कंडीशन में बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ईस्ट सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है शुगर का। ओके, ईस्ट सबसे पहले किसका ब्रेक डाउन करता है? शुगर का, क्योंकि वो रेस्पिरेशन कर रहा है ईस्ट, ठीक है। वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो जब रेस्पिरेशन करता है तो किसका ब्रेक डाउन कर रहा है? शुगर का। और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो डो है उसमें बबल्स आते हैं और वो डो राइज हो जाता है। बेसिकली जब गैस इवॉल्व हो रही है उस डो में तो वो फूल भी जाएगा ऊपर तक, और क्या होगा? फूल भी जाएगा ऊपर तक और बबल्स भी बनेंगे, राइट।
हाँ, तो जो फूल भी जाएगा ऊपर तक और बबल्स भी बनेंगे। ओके, नाउ इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक स्मॉल अमाउंट का एल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, जो क्या कॉज करता है? अ स्लाइट स्मेल। एल्कोहल बेसिकली वो ही नहीं होता जो आप लोग समझ रहे हैं। एल्कोहल इज अ काइंड ऑफ केमिकल समझ लो आप, ठीक है। तो एल्कोहल का प्रोडक्शन भी होता है वहां पे, क्योंकि ईस्ट ग्रो करता है, तो ईस्ट जब ग्रो करता है तो एल्कोहल का स्मॉल अमाउंट पे प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए वहां पे स्लाइट स्मेल आती है। ईस्ट रेस्पिरेशन कर रहा है, शुगर शुगर का ब्रेकडाउन कर रहा है, इसलिए बबल्स फॉर्म होते हैं और डो राइज हो जाता है। अब इस प्रोसेस, ये जो ईस्ट का प्रोसेस है, जब बबल्स हो रहे हैं, डो राइज हो रहा है, अल्कोहल की स्मेल आ रही है, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन जो ब्रेड, केक्स ये सब बनते हैं, ये सब बनाने में काम आता है। तो ये जो आप लोग खाते हैं ना, ये ब्रेड केक्स, बहुत सारी आपने बेकिंग की वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो लोग ईस्ट डालते ही डालते हैं। विदाउट ईस्ट वो फर्मेंट हो ही नहीं सकता, वो फ्लफी हो ही नहीं सकता। जो भी पिज्जा के बेस होते हैं, भटूरे होते हैं, छोले भटूरे वाले, और कुलचे होते हैं, उन सब में क्या पड़ता है? ईस्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाते हैं। ओके, केक्स में भी ईस्ट पड़ता है। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक लैक्टोबैसिलस bacteria also help in fermentation for food like इडली, डोसा एंड भटूरा। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, ये भी इडली, डोसा और भटूरा के फर्मेंटेशन में काम आता है। कभी भी इडली बनती है घर पे, तो हम क्या करते हैं, उसका जो बैटर होता है इडली का, वो एक रात पहले ओवरनाइट बेसिकली उसको बना के रख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। कौन फर्मेंट हो जाए? बेसिकली ईस्ट अपना पूरा टाइम लेके काम कर ले और वो जो बैटर है वो फ्लफी हो जाए और फूल जाए। कभी भी आप देखना, जब भी घर पे भटूरे भटूरे या इडली डोसा वगैरह बनता है ना, तो आप देखना जब ढकने से पहले उसकी क्वांटिटी कितनी होगी और जब आप उसे बनाएंगे ना, तो ओवरनाइट रखने के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। यू विल फाइंड द डिफरेंस। ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटी 2 पे। इसमें एक्टिविटी 2 क्या बोल रहा है कि हमें 2 बोल लेने हैं, इसमें भी ल्यूकवार्म मिल्क लेना है, मतलब हल्का गर्म दूध, ठीक है। और बोल बी लेना है जिसमें हमें ठंडा दूध ले लेना है। अब बोल ए जो है उसे हमें कहाँ रखना है? गर्म एटमॉस्फेयर में, और इसको ठंडे में कहीं भी रख दो। अब उसमें दोनों में ही हमें क्या डालना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डालना है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड डालना और अच्छे से मिक्स कर दो। अब कुछ टाइम बाद क्या नोटिस करोगे आप, जो बोल ए है वो, उसमें जो मिल्क है ना वो किस में बदल गया होगा? कर्ड में बदल गया होगा। कर्ड यानी कि दही में बदल गया होगा। और ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दही सार होता है, तो वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी हो गया होगा। क्योंकि अभी बताएंगे हम क्यों। पर और जो बोल बी है उसमें कुछ भी नहीं हुआ होगा, मिल्क एज इट इज होगा, कुछ डज नॉट, मतलब कर्डल यानी कि कर्डलिंग नहीं हुई होगी, कर्ड नहीं बना होगा, और स्लाइटली सॉर, मतलब इट मे और मे नॉट बिकम स्लाइटली सार। क्यों? अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कर्ड होता है, क्योंकि हमने बोल ए में कर्ड डाला है, बोल बी में हमने कर्ड नहीं डाला, और बोल ए में हमने ल्यूक वार्म, अच्छा दोनों में ही हमने कर्ड डाला है, पर बोल ए में हमने हल्का गर्म दूध रखा है और बोल बी में हमने ठंडा दूध रखा है। तो जो कर्ड होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ओके, और ये बैक्टीरिया जो होता है ये किस पे फीड करता है? फीड यानी रहते किस पर है? लैक्टोज पे रहते हैं। लैक्टोज क्या होता है? ये एक टाइप का शुगर होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है। अच्छा, आपने कभी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम लैक्टोज इनटॉलरेंट। इसका मतलब क्या होता है? उन्हें दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उन्हें डाइजेस्ट नहीं होते हैं या फिर मुश्किल होती है डाइजेस्ट करने में। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि मिल्क में एक टाइप का शुगर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोज, जिसको लोग जो हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते, तो इसलिए हम क्या बोलते थे? लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये जो शुगर होती है मिल्क में लैक्टोज नाम की, उस पे ही फीड करता है, और फीड करने के बाद अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। बेसिकली वहां पे अपने आप को ग्रो करता है। और कितना ग्रो करता है? जब तक कि वो कर्ड ना बन जाए। किसकी फॉर्मेशन ना हो जाए? कर्ड की फॉर्मेशन ना हो जाए। अच्छा, एक और बात, ये यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले तो, ये जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है ना, ये उसमें क्यों नहीं है बोल ए में? क्योंकि वहां पे हमने कोल्ड कंडीशन
कंडीशंस दी थी। जो कर्ड की फॉर्मेशन है या जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कंडीशन चाहिए वो वार्म कंडीशंस चाहिए होती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी जब आप घर पे आपके दही जमता है ना, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से जमता है, बिल्कुल सेम। आप कभी जिनके भी होता होगा, आप अपने जो भी बनाती हैं, जो भी दही जिस जो भी जमाता होगा मम्मी, तो आप उनसे मतलब जब वो जम रहा है ना, तो आप वहां पे नोटिस करना चीजें कि, तो आप अपनी मम्मी से बोल के रखना कि जब आप दही को बनाए ना तो हमें बुला लें। तो आप नोटिस करना बिल्कुल जो भी हम पढ़ रहे हैं ना कि दूध वार्म मिल्क में थोड़ा सा दही डालना है, देन उसको वार्म प्लेस पे रखना है, ये सब एग्जैक्टली वो फॉलो होता है, तभी अच्छा कर्ड बन के आता है। ओके, कोल्ड कंडीशंस क्या होती हैं? जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है, बैक्टीरिया भी तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये सब करता होगा, तो कोल्ड कंडीशंस में वो स्लो हो जाती हैं उसकी एक्टिविटीज, सो कर्ड डज नॉट फॉर्म प्रॉपरली, इसलिए जो कर्ड है वो कोल्ड कंडीशंस में नहीं बनता। अच्छा, अब ये प्रोसेस भी क्या है? फर्मेंटेशन है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? उसमें तो ईस्ट फर्मेंट हुआ था और अल्कोहल निकला था, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ? इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? अल्कोहल। जैसे कि ईस्ट में, नॉट अल्कोहल लाइक ईस्ट, यहाँ जैसे ईस्ट में अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, और ये एसिड जो होता है वो कर्ड को क्या बनाता है? सार बनाता है। हमने पढ़ा था 6th में ही पढ़ लिया होगा कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सार होता है और बेस का बिटर। ओके, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, तो इसलिए यहाँ पे लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से जो कर्ड का टेस्ट है वो सार हो जाता है। ओके, नाउ थर्ड वन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। टाइप्स लाइक, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम एल्गी। Now, roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. अच्छा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे लेग्यूम्स क्या होता है? तो लेग्यूम्स वो सारी चीजें होती हैं, मतलब लेग्यूम्स एक टाइप के रूट्स होती हैं जो कौन से प्लांट्स में होंगी? मतलब बीन्स, पीज और लेंटिल्स जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो लेग्यूम्स होती हैं। अच्छा, लेग्यूम्स क्या होता है? जिनका जो सीड होता है वो एक पॉड में होता है। बेसिकली पॉड मतलब एक आउटर कवरिंग होती है, उसमें सीड होता है। कभी भी आपने देखा होगा जो ये बीन्स होती हैं, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, देखा है आपने? उसकी जो बीन्स होती हैं कैसी किडनी की शेप की होती है, और उसकी जो बीन्स होती हैं उस पे आउटर कवरिंग होती है, तो उन्हें ही हम लेग्यूम्स बोलते हैं। तो जिनकी भी जिन लेग्यूम्स के होते हैं जिनके बीज पॉड में होते हैं, बेसिकली आउटर कवरिंग में होते हैं, तो उनकी रूट्स, बीन्स, पीज और लेंटिल्स की जो रूट्स होती हैं, उनकी रूट्स के जो नोड्यूल्स होते हैं यानी कि एंड्स होते हैं, उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को बहुत बेटर बनाता है विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर बिना यूज करे प्लांट की ग्रोथ को बहुत बेटर बनाता है। कैसे? दीज बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म ऑफ फॉर प्लांट्स। ये बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये बैक्टीरिया अपने अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, बेसिकली ट्रैप करता है, और जब प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत है या प्लांट्स को जिस वे में नाइट्रोजन की जरूरत है उस वे में प्रोवाइड करवाता है। कौन? राइजोबियम। राइजोबियम प्लांट्स में बैक्टीरिया को ट्रैप करता है और फिर यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है नाइट्रोजन को। ओके, नाउ दिस हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर, इसलिए प्लांट्स बिना केमिकल फर्टिलाइजर के बहुत अच्छा ग्रो कर जाते हैं। फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन क्रॉप रोटेशन टू नेचुरली इंक्रीज सॉइल नाइट्रोजन एंड कीप द सॉइल फर्टाइल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। अच्छा, फार्मर्स कभी कभी क्या करते हैं कि जो लेग्यूम्स को, मतलब लेग्यूम्स वाले जो क्रॉप्स होते हैं ना, ओके, लेग्यूम्स वाले जो क्रॉप्स होते हैं उन्हें कभी कभी क्रॉप रोटेशन में, मतलब कभी कभी जब उनका खेत खाली होगा ना तो तब वो ग्रो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं उनके नोड्यूल्स पे क्या होता है? राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है। तो चाहे फार्मर्स को उन लेग्यूम्स वाली जो फसलें हैं उनसे फायदा हो या ना हो उनके प्रोडक्शन से, पर क्योंकि उनके सॉइल
में यानी कि उनके फार्म में नाइट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं, क्योंकि लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं उसके नोड्यूल्स पे राइजोबियम होता है जो कि नाइट्रोजन को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी रखता है और वो फिर यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो राइजोबियम देखा आपने कैसे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है। ओके, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे देखा राइजोबियम कैसे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है। फिर हमने यहाँ देखा तो जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया था, यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है ईस्ट का, यहाँ पे भी सेम बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट में, यस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी बैक्टीरिया फंजाई, ये भी प्लांट्स में हेल्प करते हैं मेन्योर्स बनाने में। उसके बाद कर्ड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। फिर ईस्ट मतलब डो को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन को ट्रैप करने के लिए, नाइट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक पॉइंट और बचा है अकॉर्डिंग टू योर बुक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस बताता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके सॉरी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं, वेट, यस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी या फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाएंगे ना, तो ये हम एग्जाम फॉर्म में कैसे लिखनी है इसकी इंपॉर्टेंस, वो हम आपको दे देंगे, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ लिया, दो इंपॉर्टेंस हमने आज पढ़ ली, और दो जो बची हुई इंपॉर्टेंसेस हैं वो हम कल पढ़ लेंगे। बेसिकली कल हमारा चैप्टर थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली एंड हो जाएगा, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करवाएंगे फ्रॉम माय एंड, ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाए। तो अभी तक के लिए तो इतना ही। आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी नहीं आता है आप डाउट पूछ लीजिएगा। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को। लिटरली बहुत बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को फॉर्म करने के लिए, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी पार्ट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय। Oh my God.